नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खमा गणी। साथियों, हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और जनरल साइंस के अंदर हमारा आज का पहला टॉपिक है। जनरल साइंस के अंदर हम क्या-क्या चीजें पढ़ते हैं, एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर देखेंगे हम कौन-सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ाएँगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, जनरल साइंस की मैं बात करूँ, जनरल साइंस हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यानी कि सामान्य विज्ञान हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जामों के अंदर पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग 3 ब्रांचेज को पढ़ते हैं साइंस की। एक है आपकी बायोलॉजी, जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। एक सब्जेक्ट आ जाता है हमारा फिजिक्स का, जिसको कहते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान, यानी कि भौतिकी। ठीक है? तीसरे नंबर हम इसके अंदर बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, जिसको कहते हैं रसायन विज्ञान। और चौथी बात अगर करते हैं तो एक और सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी वाली बातें। टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा के क्षेत्र के अंदर। ठीक है? तो ये जो हमारे जो सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं हमारे इसके अंदर जनरल साइंस के अंदर पूछा जाने वाला सब्जेक्ट के अंदर बात करें तो। जनरल साइंस के अंदर अगर टेक्नोलॉजी से आपसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे क्या पूछा जाता है? इसके अंदर करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। कोई भी प्रक्षेपण यान के बारे में पूछ लेंगे, कोई मिशन के बारे में पूछ लेंगे, तो टेक्नोलॉजी वाला वो हिस्सा हो गया। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, इसके अंदर ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया और फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ठीक है? फिजिक्स के अंदर यानी कि मैकेनिक्स हो गई, मैकेनिक्स के अंदर ही आ गई जो आपके ऑप्टिक्स हो गया, वेव हो गया, फोर्स हो गई और मॉडर्न फिजिक्स की बातें हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं। बायो के अंदर 2 पोर्शन, एक आपका जूलॉजी वाला, एक आपका बॉटनी वाला। अगर अब मैं किसी भी कोई भी एग्जाम की बात करें, हर कोई एग्जाम के अंदर इस सब चारों सब्जेक्टों में से सर्वाधिक अगर किसी योगदान रहता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? आपको बायो से पूछे जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हम कौन-सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे साथियों? तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे बायोलॉजी को। बायो को सबसे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जितनी सरल भाषा के अंदर मैं आपको समझा सकता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कम समय के अंदर आपको प्रोवाइड करूँ और क्लास के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जाए, ऐसी मेरी पूर्ण कोशिश रहेगी। इसलिए अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, अपने हाथ में पेन और अपने हाथ में एक रजिस्टर ज़रूर रखना, ताकि चीज़ें आपको भी ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, उन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, है ना? अगर आपके हाथ में पेन और कॉपी होगी, आपके हाथ में रजिस्टर वगैरह होगा, तो इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का क्या होगा साथियों, फ़ायदा होने वाला है। चलिए, अब हम बात करेंगे जनरल साइंस के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम लेंगे, वो लेंगे बायोलॉजी को, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, तो इसी ही सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं इनको? जीव विज्ञान कहते हैं इस सब्जेक्ट को। अब जीव विज्ञान तो सबसे पहली बात आ जाती है कि जो बायोलॉजी शब्द है, ये शब्द किसने दिया था? हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है कि सर ये बताइए कि ये जो शब्द है ना, ये शब्द किसने दिया? जो बायोलॉजी शब्द है, ये किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक का नाम आता लेमार्क तथा ट्रिविरनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1802 के अंदर इस वर्ड को दिया था, जिसका नाम है बायोलॉजी, जिसको कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान।
बायोलॉजी के अंदर 2 ब्रांचें हैं साथियों। कौन-कौन सी हैं? एक है आपकी ज़ूलॉजी यानी कि जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जंतु विज्ञान। दूसरे का नाम है बॉटनी जिसको कहते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताई मैंने कि बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द किसने दिया? इस बायो शब्द को दिया था लेमार्क ट्रेविरनस ने। कब दिया? तो सन 1802 के अंदर दिया। ठीक है? बायो की 2 ब्रांचें हैं, यानी कि एक तो है आपकी ज़ूलॉजी, एक है आपकी बॉटनी। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 2 ब्रांचें बनानी पड़ गई? हम बात करेंगे, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई साथियों, कि ज़ूलॉजी यानी क्या मतलब क्या होता है? इस ज़ू शब्द को देखिए, ज़ू का अर्थ होता है एनिमल। क्या अर्थ होता है साथियों? एनिमल। एनिमल का मतलब हुआ जानवर, जो क्या कर सकते हैं? संचरण। यानी कि ये जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर सकते हैं। उनको हमने क्या कर दिया? एक अलग डिवाइड कर दिया। ज़ू का अर्थ क्या हुआ? एनिमल, जंतु जो संचरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पीछे जो वर्ड लगा हुआ है लॉजी, क्या वर्ड लगा हुआ है? इस लॉजी वर्ड का साथियों अर्थ होता है स्टडी। स्टडी क्या मतलब हुआ? कि अध्ययन। क्या अर्थ हुआ साथियों? अध्ययन। जंतुओं का जिसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं ज़ूलॉजी। पॉइंट क्लियर? फिर हमने इस और ब्रांच बनाई साइंस की, बायो के अंदर ही, जिसको कहते हैं हम लोग बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसके अंदर वो प्लांट्स वगैरह आते हैं, जो जंतुओं की तरह ही होते हैं। इनके अंदर भी सारी चीज़ें होती है, ये भी इनकी जो फिजियोलॉजी होती है, ये भी श्वसन क्रिया करते हैं, उत्सर्जन क्रिया करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं। अपने जैसे प्लांट का जन्म करते हैं, इसके अंदर जी प्रजनन जैसी क्रियाएँ होती है, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? संचरण नहीं कर सकते, इसलिए इनकी एक अलग ही ब्रांच बना दी, जिसको कहते हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ठीक है? बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? वनस्पति। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति का अध्ययन करेंगे। चलिए, अब बात आती है कि आपने बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क ट्रेविरनस ने। इसकी 2 ब्रांचें ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ज़ूलॉजी के अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंदर वनस्पति का अध्ययन करते हैं। चलिए, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। फिर हमारे पास में एक शब्द आता है कि जब भी आपका नाम पूछा जाता था, फिर आपके फादर का नाम पूछा जाता है। ऐसा होता है ना कि बेटा आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम ये है, एक्स है, वाई है, ज़ेड है। फिर आपके फादर का नाम क्या है? उसी प्रकार से हम भी इसके फादर वगैरह को जान लेते हैं। हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? क्या साथियों? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अब देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ ज़ूलॉजी और तीसरा और आ जाता है फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी यानी कि भ्रूण विकास। इन सभी शब्दों को यानी कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का यानी किसका मतलब हुआ? जंतु विज्ञान। इसका अर्थ क्या हुआ साथियों? जंतु विज्ञान। और एम्ब्रायोलॉजी यानी कि भ्रूण विकास। भ्रूण विकास, इन तीनों ब्रांचेज का अगर कोई पिता है यानी कि फादर है, तो उसको कहते हैं अरस्तु साहब को। उनका नाम क्या है? अरस्तु। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी यानी कि भ्रूणीय विकास, भ्रूण किस प्रकार से विकास होता है, एक नए जीव का विकास किस प्रकार से होता है, माता के गर्भ के अंदर कोई बच्चा पनपता है तो किस प्रकार से पनपता है, अगर वो कोई स्टडी करने वाला थे तो उसका नाम आता है अरस्तु साहब का। पॉइंट क्लियर हुआ? और क्या बातें हैं इसके बारे में, खास बातें जानते हैं इसके बारे में? चलिए, अरस्तु साहब की ही एक पुस्तक है, वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी जो पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिंदी में लिखता हूँ, हिस्टो हिस्टोरिका एनिमेलियम। हिस्टोरिका एनिमेलियम जो पुस्तक है, उनके लेखक कौन है? अरस्तु साहब है।
इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये, अरस्तू साहब की पुस्तक का आपको अगर आपसे नाम पूछे तो हिस्टोरिका एनिमेलियम है। इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या था साहब? इस पुस्तक के अंदर 500 जंतुओं की कार्य की, यानी कि वो किस प्रकार से उसके अंदर सिस्टम काम करते हैं। जिस प्रकार के हमारे अंदर पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र है, ठीक है? उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में बताया इन्होंने 500 जंतुओं की। न केवल ह्यूमन के बारे में, 500 जंतुओं के बारे में इनके इन्होंने क्या की, यानी कि फिजियोलॉजी के बारे में, कार्य के बारे में, उनकी रचना किस प्रकार से हुई, इनका वर्गीकरण कैसे हुआ, जंतुओं का वर्गीकरण किया इन्होंने। क्लासिफिकेशन का क्या काम किया किसने? अरस्तू साहब ने। और एम्ब्रायोलॉजी यानी कि उनका भ्रूण का विकास कैसे होता है, यानी कि एक जाति से, एक जीव से दो जो नया जीव बनता है, जो बच्चे का जो जन्म होता है वो किस प्रकार से उसके भ्रूण का विकास होता है, ये जो बातें हैं ना, ये बातें किसने बताई? तो अरस्तू साहब ने बताई थी। इसलिए अरस्तू साहब को बायोलॉजी का भी कहते हैं फादर, जूलॉजी का भी कहते हैं फादर, एम्ब्रायोलॉजी का भी कहते हैं। किस फादर किसको कहते हैं? अरस्तू साहब को। और ये सारी बातें किसके अंदर लिखी हुई थी साथियों? ये सारी बातें हिस्टोरिका एनिमेलियम जो पुस्तक है उसके अंदर लिखी हुई थी। इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, साथियों फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रास्टस को। वैज्ञानिक का नाम क्या है? थियोफ्रास्टस। ये कहते हैं कि अरस्तु साहब के ही शिष्य थे। कौन थे? थियोफ्रास्टस किसके शिष्य थे? अरस्तु साहब के शिष्य थे थियोफ्रास्टस। और अगर गुरु गुड़ होता है तो चेले को भी क्या बना देता है? शक्कर बना देता है। और चेला वैसे भी शक्कर होता है, गुरु गुड़ है तो चेला शक्कर तो बनेगा ही। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। अब थियोफ्रास्टस साहब ने क्या देखा कि गुरुजी ने तो जो चलते फिरते, जो संचरण करते हैं, उन जानवरों का तो अध्ययन कर लिया। पीछे ये जो प्लांट्स वगैरह रह गए, इनके बारे में तो मैं भी बता दूं कुछ। तो इन्होंने उनके बारे में बताया, किसके? इस प्लांट्स के बारे में, वनस्पति का जो अध्ययन किसके द्वारा किया गया? थियोफ्रास्टस। तो इनकी भी पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है। बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है इसको। चलिए, थियोफ्रास्टस की जो पुस्तक है, इनका पुस्तक इनकी जो साथियों जो पुस्तक है, इन पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? आपसे पूछा जाए कि थियोफ्रास्टस की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? इसका नाम भी ऐसा ही है, हिस्टोरिका प्लांट हिस्टोरिका प्लांटेरियम। इनकी पुस्तक का नाम क्या आ जाता है? हिस्टोरिका प्लांटेरियम। क्या ये पॉइंट्स क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुए? हमने क्या पढ़ा? एक बार उसको रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क तरह ट्रिविरियनस ने दिया। कब दिया? 1802 के अंदर। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। साइंस की 2 यानी कि बायो की 2 ब्रांचेज है, जिसका नाम है, एक का नाम है जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर जंतुओं का, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी हम लोग उसके अंदर वनस्पति का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तू साहब को। अरस्तू साहब की जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका एनिमेलियम है। ठीक है। फिर कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस कौन थे? तो थियोफ्रास्टस थे अरस्तू साहब के शिष्य थे। कौन थे? अरस्तू साहब के क्या थे? अरस्तू साहब के क्या थे? ये शिष्य थे। और इनकी जो पुस्तक का नाम आता था वो हिस्टोरिका प्लांटेरियम आती है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं क्या बातें हैं इसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे बायो के अंदर 2 चीजें हैं हम लोग पढ़ते हैं। एक के अंदर हम लोग करेंगे किसके बारे में अध्ययन? जूलॉजी के बारे में। एक के बारे में पढ़ेंगे बॉटनी के बारे में, यानी कि इसके अंदर पढ़ेंगे जंतुओं की कार्य की, जंतुओं के बारे में। इसके अंदर पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वनस्पति के बारे में। सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे हम लोग जूलॉजी की पढ़ते हैं। जूलॉजी के अंदर हम लोग क्या-क्या चीजें लेंगे, एक बार उसको समझते हैं। देखिए, इसके अंदर हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, किस प्रकार से लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो आज से ही हम लोग जनरल साइंस की जो थ्योरी वाला पोर्शन है, अभी से स्टार्ट किया है हमने। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी।
यानी कि मानव कार्य की मानव कार्य की क्या मतलब? मानव किस प्रकार से अपना सिस्टम कार्य करता है। मानव के अंदर जो सिस्टम होते हैं, यानी कि मानव पोषण कैसे करता है, उसका डाइजेशन कैसे करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको पोषण कहते हैं हम लोग, है ना? पाचन क्रिया कहते हैं जिसको। हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर शोषण किस प्रकार से लेता है, कितनी शोषण लेता है, कितनी ऑक्सीजन छोड़ता है या फिर ऑक्सीजन लेता है, CO2 कितनी छोड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसी के अंदर उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आ जाती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड नंबर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका विज्ञान के बारे में, यानी कि जो हमारी सेल है, ये शरीर की जो कोशिका है सबसे छोटी इकाई, उसके अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को ही क्यों कहते हैं? इसके अंदर ऐसी क्या बातें हैं जो शरीर के अंदर है, वो कोशिका के अंदर भी है। ठीक है? फिर हम लेंगे जेनेटिक्स, जिसको कहते हैं आनुवांशिकी। आनुवंशिकी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? किस प्रकार से एक जाति के जैसे ही नए जीवों का उत्पन्न हो जाती है। इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए ये आनुवंशिकी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो चौथा टॉपिक रहेगा हमारा, चौथे नंबर पर कौन सा रहेगा? एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया? लिनियस ने 4 जगत प्रणाली दी, वही टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। कॉर्डेटा संख्या है, हेमिकॉर्डेटा क्या है ना? ऑर्थोपोडा वाले जीव कौन-कौन से हैं? ये जो तमाम बातें हैं, हम इसके अंदर करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में। कहाँ पढ़ते हैं ये सारी बातें हम लोग? तो एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है? फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? अगला टॉपिक रहेगा एनिमल इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल, यानी कि जंतुओं का आर्थिक महत्व। किसका? जंतुओं का जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है, जंतु हमारे लिए कितने उपयोगी है इसके बारे में हम लोग करेंगे। हमारी इकोनॉमी के अंदर उसका क्या योगदान है, हम इसके अंदर पीसी कल्चर भी पढ़ेंगे, सेरीकल्चर भी पढ़ेंगे, है ना? मत्स्य पालन, सेरीकल्चर, रेशमी कीट का पालन, ये तमाम चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर करेंगे, इस वाले टॉपिक के अंदर। ह्यूमन डिजीज यानी कि इसके अंदर पढ़ेंगे मानव रोग। क्या पढ़ेंगे साथियों? इसके अंदर जो चर्चा की जाएगी वो मानव रोगों के बारे में बातें की जाएगी। क्या अभी तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हैं? ठीक है? फिर मिसलेनियस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई बुढ़ापा क्यों आ जाता है? और भी जो छोटी-बड़ी बातें हैं इसके बारे में बातें करेंगे। जो कुछ भी छूट जाएगा वो मिसलेनियस के बारे में पढ़ेंगे यानी कि विविध के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है? अब बातें समझ में आई कि नहीं आई आपको? इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। जितने भी हमारे सिस्टम है, 8 से 9 जो भी सिस्टम है, उस जितने भी सिस्टम उसको अंदर क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ लेंगे। अगला है सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान, इसको भी पढ़ेंगे। हमारा जो इम्पोर्टेंस रहेगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाली है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जानने को मिलेगी। एक और बात करता हूँ आपसे, इस सब्जेक्ट की अपने आप में एक और खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है इस बायोलॉजी शब्द की, कि ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये आम जीवन के अंदर जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ना केवल एग्ज़ाम के अंदर आके इसलिए पढ़ना है, ये इसलिए भी पढ़ना है कि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी बॉडी, शरीर से जुड़ा हुआ है। हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, कितना खाना और कितना पीना चाहिए, हमारे शरीर की जो रोगों से रक्षा किस प्रकार से की जाएगी, ये तमाम बातें इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट को नॉलेज के फैक्टर के रूप में भी हमें पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बातें हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्य की हिंदी में क्या कहते हैं? मानव कार्य की। ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव का जो शरीर है किस प्रकार से सिस्टम काम करते हैं। इसके अंदर जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा वो न्यूट्रिशन रहेगा यानी कि पोषण के बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में? पोषण। कि भाई जो भी चीज़ें हम डाइट के रूप में खाएँगे, कौन-कौन सी चीज़ें डाइट के रूप में खाते हैं?
ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, कौन सी चीजें हम पोषण के रूप में लेंगे, फिर उन चीजों का जो डाइजेशन है वो किस प्रकार से होगा, उसका पोषण कैसे होगा। ये दोनों टॉपिक अपने आप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। फिर आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि आपका परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, आपका ध्यान इधर उधर भटके ना, मैं आपको वापस ही याद दिला देता हूं। एक हमने क्या कहा था, बायो बायो के अंदर सबसे पहला पोर्शन लिया था हमने जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर हमने पहले एक बात कही थी कि हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद में मैंने लिखा था सेल बायोलॉजी, तीसरे नंबर पर लिखा था जेनेटिक्स लिखा। अब उसी के अंदर जो पहला नंबर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर भी हम ये सिस्टम पढ़ने वाले 9 चीजें हमारे पास में। कितनी है? 9 चीजें। 9 चीजें पढ़ने वाले, उसके अंदर सबसे पहला पोषण, नंबर सेकंड पे है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। कौन सा वाला? ये है आपका पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपका जो श्वसन क्रिया है, आप कितनी ऑक्सीजन लेते हैं और कितनी CO2 छोड़ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर एक्सक्रेटरी जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, इनकी उत्सर्जन तंत्र। आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिक चीजें यानी कि जहरीली चीजें हैं, जो हानिकारक चीजें हैं, आप उसको मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा बाहर छोड़ते हैं, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर जो 6 नंबर पे आएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब आपका जो तंत्रिका तंत्र, आपका ब्रेन किस प्रकार से वर्किंग करता है, इस ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना? तो हमारा जो जो फेस मतलब कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो हेड है, सर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किसके अंदर करेंगे? तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर करेंगे। चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र यानी कि किस प्रकार से एक नई प्रजाति का जन्म होता है, किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर पढ़ने वाले हम किसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यानी कि प्रजनन तंत्र के बारे में इस वाले 7वां टॉपिक रहेगा। और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जो चर्चा रहेगी, हमारा रहेगी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एक्सोक्राइन सिस्टम यानी कि बहिस्रावी तंत्र, उसके बारे में भी हम इसके अंदर ही चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 9 नंबर पे बात करें तो सेंसरी ऑर्गन यानी कि संवेदांग। संवेदांग का मतलब आँख, कान, नाक, गला, ये किस प्रकार से सिस्टम काम करता है, इसके बारे में हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? तो इस सेंसरी ऑर्गन के अंदर पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हुआ साथियों? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने सिस्टम बताया कि हम इस प्रकार से इस चीज़ को लेने वाले हैं। ठीक है? 1 मिनट है ना? चलिए साथियों, वापस से देखते हैं कि हमने क्या बातें की और क्या नहीं की। हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने अभी समझाया कि हम किस प्रकार से सेशन को लेने वाले हैं आगे।
ठीक है? चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को बहुत जानदार और शानदार तरीके से। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क तथा ट्रेविरानस ने दिया था, 1802 के अंदर दिया था। फादर ऑफ ज़ूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, अरस्तू साहब को उनकी पुस्तक का नाम पूछे तो हिस्टोरिका एनिमेलियम है। और बॉटनी का जो फादर है वो कौन है? थियोफ्रिस्टस है। उनकी जो पुस्तक है वो कौन-सी है? तो हिस्टोरिका प्लांटेरियम उनकी पुस्तक का नाम है। इतनी ही बातें कही, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण किस प्रकार से करते हैं हम लोग। देखिए, सजीवों के द्वारा वृद्धि वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक पदार्थों की पूर्ति बाह्य वातावरण से करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहलाता है। हमारी बॉडी, हम जब बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं या आप कोई भी काम करते हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है। शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए हमें कहीं न कहीं ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो हम जो भी डाइट खाते हैं, हम भोजन करते हैं, उसके अंदर हमारी क्या होती है? ये ऊर्जा निहित होती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर क्या करती है? हमारे शरीर का वृद्धि करती है, हमारा शरीर का विकास करती है। ठीक है? ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इस पोषण के द्वारा किया जाता है। जो भी डाइट हम लोग लेते हैं, जल लेते हैं, चाहे विटामिन्स लेते हैं, चाहे भोजन लेते हैं। चलिए, क्या बातें हैं? इस ब्रह्मांड के अंदर साथियों 2 प्रकार का क्या होता है? पोषण होता है। कितने प्रकार से पोषण होता है? तो 2 ही प्रकार से क्या होता है? पोषण होता है। वो किस प्रकार से होता है? एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या है? इसको कहते हैं स्वपोषण। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसे भी जीव हैं जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। वो प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। उसको किसी की निर्भरता नहीं है, उनको सिर्फ सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो ये अपना भोजन बना लेंगे और किसी भी चीज़ की जिनको ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होता है परपोषण, HETERO हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि इनको कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं साथियों इनको? परपोषण कहते हैं। इसके अंदर वो जीव आ जाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर होंगे? किस स्वपोषियों पर निर्भर होंगे। और वो कौन से जीव हो जाते हैं? आगे चर्चा करेंगे। वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते स्वपोषी कहा जाता है। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको स्वपोषी तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और वे सजीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहा जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है इनकी। आप मेरी भाषा के अंदर समझने की कोशिश कीजिए। स्वपोषण का मतलब ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा वैज्ञानिक है, यानी कि भगवान है, और वो भगवान इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, दूसरी तरफ से जल ले रहा है और तीसरी तरफ से एक प्रोडक्ट निकाल रहा है जिसको कहते हैं हम लोग भोजन। ऐसा कोई साइंटिस्ट होता, हवाबाजियाँ करता और कहता कि एक तरफ से वो 1 किलो ऑक्सीजन या फिर कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेता और दूसरी तरफ से थोड़ा-सा जल लेता और कहता 1 किलो टमाटर तैयार है, 1 किलो आलू तैयार है, 1 किलो प्लांट तैयार है ना? कोई भी चीज़ ऐसी प्रोडक्ट तैयार है जो आप खा सकते हो। तो ब्रह्मांड के अंदर ये वाक़ई में ऐसा है। अब देखिए, जो भी पौधे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे और दूसरा किसको करेंगे? जल को H2O को जल को यूज़ करेंगे और प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे? अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपना भोजन बना लेंगे। कच्चा पदार्थ के रूप में क्या यूज़ करते हैं ये लोग? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या-क्या खास बातें हैं इनके अंदर? चलिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनकी स्वपोषण। वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस शब्द को समझिए। ऑटो, ऑटो का मतलब होता है साथियों सेल्फ। जब भी ये ऑटो शब्द है, ऑटो शब्द आपको मिल जाए, तो आपका मतलब होता है वो चीज़ सेल्फ होगी, यानी कि खुद से होगी। ट्रॉफिक मतलब फूड होता है, यानी कि जो स्वयं अपना भोजन बना ले उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए ठीक है। इसके अंदर कौन-कौन आ जाता है साथियों? तो इसके अंदर आ जाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स यानी कि पौधे। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पौधे हैं वो सब क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है, यानी कि स्वपोषी है। ठीक है। नंबर 2 पे बात करूँ तो एल्गी। एल्गी जिसको कहते हैं हम लोग शैवाल।
क्या कहते हैं इनको? शैवाल कहते हैं। नंबर 3 इसके अंदर एग्जांपल के रूप में आता है डाइटम्स। क्या कहते हैं इनको? डाइटम्स। इनके नाम के आगे डाई लगा हुआ है, इनकी इनके मध्य 2 कोशिकाएँ होती हैं। शैवाल से थोड़े से क्या होते हैं, ये कम विकसित होते हैं। शैवाल क्या है, आप लोग देखते हैं कि जहाँ पे भी पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा समय तक इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर हरी-हरी इकाई जम जाती है, उसको ही हम लोग कहते हैं शैवाल। ठीक है? नंबर 3 मैं बात करूँ तो इसके अंदर आती है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको कहते हैं नीली हरी शैवाल। क्या कहते हैं हम लोग इनको? नीली हरी शैवाल। इसका दूसरा भी नाम है। इनके नाम के मध्य एल्गी आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शैवाल है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है साथियों साइनोबैक्टीरिया। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम है नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इनको, और ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। नंबर 3 में बात करूं तो सौपोशियों के अंदर आ जाती है एक लाइकेन। क्या आ जाती है? लाइकेन। ये सिम्बायोसिस होती है, यानी कि सहजीवी संबंध होता है इनके मध्य। कवक और शैवालों का सहजीवी संबंध कौन के मध्य? तो इस लाइकेन के बारे में बात है। ठीक है? ये पॉइंट्स आप लोगों को, ये एग्जांपल इसके समझ में आए कि नहीं आए? ऐसे ब्रह्मांड के अंदर जो जीव हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और इसके अंदर एग्जांपल आपको ये याद रखने हैं। सबसे पहला आ जाता है इसके अंदर प्लांट्स यानी कि पौधे, एल्गी यानी कि शैवाल, डाइटम्स यानी कि डाइटम हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाता है, और लाइकेन 30 जो सहजीवी संबंध है कवक और शैवालों का। अब ये बात बताइए सर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी पर 90% तक फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन का जो निर्माण है, किसका? ऑक्सीजन का जो निर्माण है सर्वाधिक कौन करता है? ये शैवाल और डाइटम्स कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? इस ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में 70% इस पृथ्वी पर क्या है? जल है, और जल के अंदर क्या होगी? ये डाइटम्स भी होंगे और एल्गी भी होगी। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, सर्वाधिक ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इस समुद्र के अंदर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये शैवाल और डाइटम्स कर लेते हैं। ठीक है? ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं क्या बात है। अब पादपों के अंदर पोषण कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल के अंदर तो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जब बॉटनी पढ़ेंगे, और बॉटनी के अंदर उसकी जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि प्लांट पौधों की जो कार्यकी पढ़ेंगे, उसके अंदर ज्यादा बातें करेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें समझने की जरूरत है, जब आ ही गया है तो समझना जरूरी है। चलिए प्लांट के अंदर देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको चित्र आसानी से दिखाई दे रहा होगा। ये साथियों है जड़ें। क्या है? ये जो जड़ें हैं, जड़ का काम क्या है? ये जड़ें हैं, और एक जाइलम ऊतक है। कौन सा ऊतक है? जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक जड़ों से क्या करता है? जल प्लस खनिज लवण, जितने भी पृथ्वी के अंदर, इस जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर मिनरल्स है, जल है, उनको इस जाइलम ऊतक की सहायता से पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का जो कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जाइलम ऊतक की सहायता से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम ऊतक की सहायता से किया जाता है। आप कैसे याद रखो? ज से जाइलम, ज से जड़, ज से जल, याद रह जाएगा। जाइलम ऊतक का काम क्या है? जड़ से जल और खनिज लवण का पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये जाइलम ऊतक करेगा। ठीक है? पत्तियों के अंदर बनता है भोजन हरित लवक के अंदर, पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और वो भोजन पौधे के विभिन्न हिस्सों में फ्लोएम ऊतक की सहायता से, किसकी सहायता से? फ्लोएम ऊतक की सहायता से भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन
भोजन का साथियों जो परिवहन है, वो फ्लोएम ऊतक की सहायता से पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, वो कहाँ तक? पौधे के विभिन्न हिस्सों में पौधों के विभिन्न हिस्सों में और कहाँ तक लेके आएगा? जड़ों तक लाने का काम कौन करेगा? ये फ्लोएम ऊतक करेगा। दोनों ही ऊतकों का काम आपको याद हो गए होंगे। ज से जड़, ज से जल, जल से जाइलम ऊतक। फ्लोएम ऊतक का काम क्या है? भोजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है? ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि पौधा अपना भोजन बनाता कैसे है? यानी कि ब्रह्मांड जो भगवान ने एक मशीन बनाई है, वो मशीन कच्चे पदार्थ के रूप में क्या लेती है? CO2 लेती है एक तो, प्लस एक H2O लेती है। ये तो है कच्चे पदार्थ साथियों। अब आप भी खाना बनाते हो तो खाना ऐसे ही बन जाता है क्या? नहीं बनता है। खाना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाई गैस का यूज़ करते हैं, यानी कि हीट का यूज़ करते हैं, ऊष्मा का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो ऊष्मा मिलेगी, इनको हीट मिलेगी, वो यूवी रेज़ से मिलेगी, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहाँ पे? क्लोरोफिल के अंदर। कहाँ पे? क्लोरोफिल यानी कि पत्तियों जो हरी पत्तियाँ होती है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके? यूवी यानी कि पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या बनाएगा? C6H12O6 क्या बनाएगा? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे साथियों? क्या बनाएगा? ये कार्बनिक अणु है साधारण से, और एक क्या बन गई? जटिल प्रक्रिया बन गई, ग्लूकोज के अणु बन गए। ठीक है? ग्लूकोज प्लस इसके साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनेगी, प्लस इसके साथ में क्या बनेगी? जल बनेगा। ठीक है? अब इसको संतुलित करना है हमको। 12 6H2O। अब इसको भी आप लोग संतुलित कर लेना। ठीक है? चलिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर कच्चे पदार्थ के रूप में कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आपसे क्वेश्चन एक एसएससी के अंदर क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है? जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है? ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो हमेशा ध्यान रखना, जल के विघटन से ये जो ऑक्सीजन बन रही है साथियों, ये ऑक्सीजन कैसे बनी है? जल के विघटन से। किसका निर्माण हुआ? इस ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। अब इस पॉइंट को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछी हुई बातें हैं, और ये अभिक्रिया तो आप लोगों को याद में रखनी ही है। चलिए, क्या खास-खास बातें हैं देखिए, पढ़ लेते हैं। पादप की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग कर ग्लूकोज का निर्माण करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद होगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद हुआ या नहीं हुआ, बताइए मेरे को। ये क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है साथियों? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। साथियों, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है, मैं दावा करता हूं कि आपको सारी चीजें यहीं पे याद करवा दूंगा। ठीक है? इस दौरान जल के विघटन से ऑक्सीजन का क्या होता है साथियों? ऑक्सीजन का क्या होता है? निर्माण होता है। ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये प्रकाश ऊर्जा क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा के अंदर क्या बदलने का जो कार्य है वो किया जाता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में सरल कार्बनिक पदार्थ हमने क्या-क्या यूज़ किया था? हमने CO2 यूज़ किया था, हमने H2O यूज़ किया है, यानी कि जल। जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज में रूपांतरित हो जाता है। सरल कार्बनिक पदार्थ थे, सरल ही चीज़ है। यानी कि एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड थी, दूसरी तरफ जल था। ये कच्चे पदार्थ थे। अब उनको हीट दी, ऊष्मा दी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब वो जटिल प्रक्रिया बन गई। एक बहुत बड़ा-सा फ़ॉर्मूला बन गया, C6H12O6। इसको तो हम लोग ग्लूकोज़ कहते हैं। यही तो होता है साथियों ग्लूकोज़, और इसका निर्माण हो गया, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल की पूर्ति जड़ों द्वारा अवशोषण कर जाइलम ऊतक द्वारा जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाई जाती है। मैंने पढ़ाया, ज से जड़, ज से जल, ज से जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक का काम क्या है? जड़ से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण कर दे पौधे के विभिन्न हिस्सों तक क्या है? पहुँचाने का काम कौन करता है? ये जाइलम ऊतक करता है। पॉइंट क्लियर हुआ? जाइलम ऊतक समझ में आएगी कि नहीं आई आपको बातें? चलिए,
जबकि CO2 गैस की पूर्ति रंध्रों द्वारा वातावरण की जाती है। पत्तियों में निर्मित भोजन का परिवहन पत्तियों से जुड़े जड़ों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है। जो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है साथियों, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है फ्लोएम ऊतक करता है। ये भी बात हम लोगों ने पढ़ ली। अब मेरे को बताइए कि पौधे श्वसन में कौन-सी गैस लेते हैं और कौन-सी गैस छोड़ते हैं? जैसे हम लोग श्वसन के अंदर कौन-सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है? लेते हैं ना? तो ऐसा बताइए कि प्लांट के कौन-सी गैस लेते हैं श्वसन क्रिया के अंदर और कौन-सी गैस छोड़ते हैं? और क्यों कहा जाता है कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए? इन सवालों के दोनों के आंसर आपको बताने हैं। व्हाई नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट? रात के समय में हमें प्लांट के नीचे, पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? पहला क्वेश्चन है कि पौधे श्वसन में कौन-सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पौधे अपने भोजन बनाने में या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन-सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। हमने देखा था यहाँ पे। चलिए पीछे चलते हैं इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली कि नहीं ली? किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए या फिर अपना भोजन बनाने के लिए क्या ली थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली थी। लेकिन श्वसन के अंदर साथियों वो ऑक्सीजन ही लेती हैं। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन था कि रात के समय में पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? रात के समय में ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है ना, होती ही नहीं है। अगर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी, तो ऑक्सीजन पौधों के नीचे बनेगी नहीं पौधों के अंदर। पौधों के नीचे अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगी, प्लांट इतना बड़ा है, आप इत्तू से हो, है ना? आप पितू से और प्लांट इतना बड़ा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन ले लेगा वहाँ पे? पौधा ले लेगा और कौन-सी गैस छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ेगा, CO2 छोड़ेगा। तो पौधे के नीचे वाला का जो वातावरण है, वहाँ पे कौन-सी ज़्यादा गैस रहेगी? तो CO2 रहेगी क्योंकि ऑक्सीजन तो पौधा खुद ले लेगा। इसलिए कहते हैं कि रात के समय में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कभी भूलोगे, उम्मीद करता हूँ आप ये बात तो कभी नहीं बोलोगे क्योंकि इतनी सरल भाषा के अंदर मैंने समझाने का काम किया है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। पर्णहरित पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित लवक के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? पत्तियों का जो हरा रंग है पर्णहरित यानी कि हरित लवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इस हरित लवक की वजह से होता है। और इस पत्तियों के अंदर मैग्नीशियम धातु Mg+2 उपस्थित होती है। पत्तियों के अंदर कौन-सी धातु होती हैं? तो हमेशा ध्यान रखना मैग्नीशियम धातु होती है। पत्ते हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर हरित लवक होता है। कौन-सा लवक होता है उसके अंदर? हरित लवक होता है। चलिए, फिर हमने पढ़ा लाइकेन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर प्लांट की कुछ बातें हम लोगों ने समझ ली। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, कौन-सी गैस लेते हैं, कौन-सी गैस छोड़ते हैं, ठीक है? प्लांट के बारे में छोटी-छोटी बातें हमने कर ली, ठीक है? कवक और शैवाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको उतना याद रखना आइटम्स के बारे में। एक और नाम आ जाता है लाइकेन। लाइकेन को क्या कहते हैं? कवक तथा शैवालों का सहजीवी संबंध होता है। लिटमस पत्र के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? लिटमस पत्र के निर्माण में वातावरण प्रदूषण सूचकांक है। यहाँ पर साथियों क्या है? ये वातावरण प्रदूषण सूचकांक है। कैसे? जहाँ पर भी लाइकेन पाई जाती है, इसका मतलब वहाँ का जो वातावरण है ना, बहुत बढ़िया है। आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली के अंदर कहीं के पर भी खोजने पर भी आपको ये लाइकेन नहीं मिलेगी। क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है इतना प्रदूषित है, तो वहाँ पर लाइकेन मिलेगी ही नहीं। ये वहीं पर मिलेगी लाइकेन जहाँ पर वातावरण बहुत शुद्ध है, बहुत ज़्यादा ही शुद्ध है, वहाँ पे ये लाइकेन मिलती हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ये क्या है साथियों? अति संवेदनशील है। ये जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अति संवेदनशील कौन है? तो लाइकेन है। अब समझना इस पॉइंट को। अब ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? इस पॉइंट को समझते हैं। समझ लीजिए ये एक लाइकेन है। चलिए, इधर बैठा है कवक, इधर बैठा है आपकी शैवाल। शैवाल क्या करती हैं? एल्गी का काम क्या है? भोजन का निर्माण करना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। अब ये क्या बनाएगी? भोजन। इनका काम क्या है? भोजन का निर्माण करना। कवक का काम क्या है? जल प्लस खनिज लवण।
जल प्लस खनिज लवण कौन देगा इसको शैवाल को? तो कवक देगा, इनकी फंगी देगी और जो शैवाल है, जो एल्गी है अपना भोजन किसको देगा? कवक को देगा। इस प्रकार के ये एक सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवी संबंध है इनके मध्य कवक और शैवालों का, जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहते हैं? क्या है? चट्टानों पर उगने वाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकोन को क्या कहते हैं? उनका नाम है द सेक्सिकॉल। क्या नाम है? सेक्सिकॉल्स कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाली जो लाइकेन है, ये देखिए पत्थर है, इनके ऊपर लाइकेन उगी हुई है। ये हरी रंग की भी हो सकती है, पीले रंग की भी हो सकती है और भी किसी कलर की हो सकती है। जो चट्टानों पर उगती है लाइकेन उसको कहते हैं हम लोग सेक्सिकॉल्स, ठीक है? और पेड़-पौधों की जो छालों पर जो आपको मिलती हैं, यानी कि पौधों की जो छाल पर साथियों आपको मिलती है लाइकेन, वो कैसी होती हैं? पेड़-पौधों पर उगने वाली उसको कहते हैं कार्टिकल्स। उसको क्या कहते हैं? कार्टिकल्स कहते हैं। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ साथियों आपको? हमने क्या पढ़ा था? एक बार वापस से रिवीजन छोटा-सा मार देते हैं। पादपों के अंदर पोषण पढ़ा, जाइलम मूत्र का काम जल खनिज लवण का, फ्लोएम मूत्र का काम है भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम है। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। आप लोगों को ये चीजें समझ आ चुकी हैं। ठीक है? चलिए। पत्तियों के अंदर कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु है। तो कौन सा लवक होता है? तो हरित लवक होता है। ठीक है? चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन क्या कहलाती है? सेक्सिकॉल्स कहलाती है। और जो पेड़ पौधों की जो छाल के ऊपर या पेड़ पौधों के ऊपर उगने वाली जो लाइकेन है, उसको हम लोग कार्टिकॉल्स कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को आप भूलिएगा नहीं। बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। ठीक है? लाइकेन का और क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अति संवेदनशील होती है। और लिटमस पत्थर के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो लाइकेन का होता है। कवक और शैवालों का सहजीवी संबंध सिम्बायोसिस कौन है? तो लाइकेन है। पॉइंट याद रखिएगा। प्रदूष वायु वातावरण का प्रदूषण सूचकांक कौन है? तो लाइकेन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। चलते हैं आगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन HETE है ना? ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो गई मीनिंग। चलिए, हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का अर्थ होता है अदर। साइंस के अंदर अगर ये वर्ड आपको कहीं पे भी मिलता है, इसका अर्थ होता है अदर यानी कि अन्य। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उसको कहते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफ। क्या कहते हैं उनको? हम लोग हेटेरोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। साथियों, अभी तक अगर आपने साइज़ इस सेशन को लाइक नहीं किया ना, लाइक ज़रूर कर लें। कमेंट बॉक्स के अंदर बताएँ कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको जितनी सरल भाषा के अंदर चीज़ें समझा सकूँ, वो समझाने की कोशिश करूँगा, मेरी पूर्ण कोशिश रहेगी। हेटेरो का अर्थ होता है, जो अर्थ होता है वो होता है अदर, अदर यानी कि दूसरा या फिर अन्य। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, उसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट की विषम पोषण कहते हैं। ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले जो आते हैं वो है हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। हर्बीवोरस हर्बीवोरस यानी कि हर्ब यानी कि ये ओनली ऑन किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? स्वपोषी पर। डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? प्लांट पर। किसका उपयोग करेंगे? ये प्लांट का उपयोग करेंगे, प्लांट को खाने का काम करेंगे। जितने भी शाकाहारी हैं, वो क्या खाएँगे? प्लांट। अगर आप कहेंगे सर मैं भी तो शाकाहारी हूँ, मैं कभी मांस नहीं खाता, आप शाकाहारी नहीं हैं। आपकी सिचुएशन डिपेंड करेगी कि आप शाक खाओगे कि मांस खाओगे। ठीक है ना? चलिए अगला है इसके अंदर आता है नंबर 2 मांसाहारी। कार्निवोरस क्या कहते हैं इनको? कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। ठीक है? वो जीव इसके अंदर आएँगे जो सिर्फ़ मांस खाते हैं।
ये मर जाएँगे, लेकिन कभी भी शाक नहीं खाएँगे। शेर को कहते हैं कोई जानवर नहीं मिल रहा है, थोड़ी पत्तियाँ खा लेते हैं पेड़-पौधों की, थोड़ी हरी घास खा लेते हैं, तो मर जाएँगे लेकिन ये कभी भी मांस नहीं खाएँगे। ये जो शाकाहारी होते हैं ना साथियों, ये मर जाएँगे, लेकिन कभी भी मांस नहीं खाएँगे, ठीक है? फिर नंबर 3 पर बात आ जाती है, जिसको कहते हैं सर्वाहारी। क्या कहते हैं इनको? सर्वाहारी कहते हैं, ओमनीवोर्स। क्या कहते हैं इनको? ओमनीवोर्स, सर्वाहारी। ये शाक भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, है ना? चलिए और नंबर 4 की मैं बात करूँ, जिसको कहते हैं नरभक्षी। नर का मतलब मानव को खाने वाला नहीं। यहाँ साइंस की भाषा के अंदर कहते हैं कि अपनी ही जाति के जीवों को खाने वाला, है ना? इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर कहते हैं कैनिबल्स, सीए कैनिबल्स कहते हैं। नंबर में 5 बात करूँ, इसके अंदर आ जाते हैं नरभक्षी के बाद में मलभोजी। इस पृथ्वी पर ऐसे भी जीव हैं, जो अपना मल खा कर के कोई जीवित रहता है, कोई दूसरों का मल खाकर ये भी जीवित रहता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको पहली बार पता चला कि मलभोजी भी होते हैं, जो अपना भी खाते हैं, कोई ऐसे भी जीव हैं जो दूसरों का मल खा कर के भी जीते रहते हैं। कैप्रोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रोफेगस, कैप्रोफेगस, मलभोजी। नंबर 6 पे आ जाता है पैरासाइट, परपोषी। एसआईटी, पैरासाइट। समझना सबसे पहले आया शाकाहारी इनकी हर्ब। ये मर जाएँगे लेकिन कभी मांस नहीं खाएँगे। वो ऐसे कौन से जीव है सर? हमें बताइए। तो साथियों जो इसके जीव आ जाते हैं, तो इसके अंदर आ जाता है सबसे पहला आपकी गाय। गाय भूखी मर जाएगी, आप उसको थोड़ा-सा मांस का टुकड़ा ले जाकर दे दीजिए, चिकन ले जाकर दे दीजिए, लेकिन वो कभी भी इसको नहीं खाएगी। घोड़ा, बकरी, ये ऐसे जीव हैं जो कभी भी मांस का उपयोग नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? नंबर 2 मांसाहारी, इनकी कार्निवोर्स। ये ऐसे जीव हैं, ये कभी भी शाक नहीं खाएँगे, मर जाएँगे, लेकिन शाक का उपयोग नहीं करेंगे, ये हर्ब का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अंदर आ जाता है आपका शेर, चीता, तेंदुआ, ये ऐसे जीव हैं जो क्या खाएँगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ मांस ही खाएँगे अपने जीवन के लिए। नंबर 3 की मैं बात करूँ तो सर्वाहारी जिसको कहते हैं ओमनीवोरस। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या खाना है। इसके अंदर आ जाता है मानव। जैसे अगर आप हैं, आप शाकाहारी हैं और वहाँ पे अगर आपको शाक वाली कोई चीज़ नहीं मिली, आप ऐसे देश के अंदर चले गए, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर चले गए और वहाँ पे आपको या फिर आप चाइना के अंदर चले गए, वहाँ पे तो आपको पता है वो लोग क्या-क्या चीज़ें खाते हैं। आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो आप वहाँ पे चले गए और आपको वहाँ पे कोई वेजिटेरियन चीज़ें मिली ही नहीं, शाक की कोई चीज़ें मिली ही नहीं, रोटी वगैरह मिली ही नहीं। तो आपको वहाँ पे अगर मांस, मछली अगर कुछ खाना पड़े, कीड़े वगैरह भी खाना पड़े, तो आप खा लोगे। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपको शाक मिल रहा है, मांस मिल रहा है। अगर मैं मांसाहारी हूँ, मेरे को मांस नहीं मिल रहा है तो मैं शाक खा लूँगा, ठीक है? अगर मैं शाकाहारी हूँ, अगर मेरे को शाक वाली चीज़ें नहीं मिल रही है, मुझे जीवित रहना है, तो मैं मांस भी खा सकता हूँ। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसके अंदर कौन-कौन आ जाते हैं साथियों? इसके अंदर आ जाता है मानव, इसके अंदर आ जाता है आपका कुत्ता, कुत्ता रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है। इसके अंदर आ जाती है बिल्ली। एग्ज़ाम्पल याद रखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम्पल ही है। यही आपसे पूछा जाएगा। नरभक्षी की मैं बात करूँ, नरभक्षी यानी कि अपनी ही जाति के जीवों को खाने वाला। अपनी ही जाति के जीवों को खाने वाले जीव कौन-कौन से हैं? जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियों को खा जाती हैं। जो बड़े साँप हैं, छोटे साँपों को खा जाते हैं। लेकिन मानव को भी खाते हैं। ऐसा भी है संभव? ऐसा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे कुछ ऐसी आदिम जनजातियाँ हैं,
वो अपने ही जाति के जीवों को खा जाते हैं। क्या करते हैं वो लोग, जब बूढ़ा किसी काम का नहीं तो वो किसके काम आएगा? डिनर काम आएगा। कि अब बूढ़ा 70-80 साल का हो चुका है, अब कोई काम का नहीं है, तो वो कहाँ पे काम लेंगे? डिनर के रूप में। फिर वो लोग क्या शाम के समय में क्या करते हैं, नाच-गाने सब कुछ करवाते हैं, ठीक है? फिर अब बूढ़े का क्या मांस काटा जाता है, ठीक है? बढ़िया धूम-धाम से उसका पर्व मनाते हैं। ये आदिम जनजाति हैं, तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे एग्ज़ाम्पल के रूप में? मछली हो गई, साँप हो गए, ये अपनी ही जाति के जीवों को खाते हैं, यानी इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। मलभोजी, ऐसा कौन-सा जीव है जो अपना मल खा कर के जीवित रहता है? अगर आपको पता है या अगर आपको पहली बार पता चला, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर रखना। आप लोगों ने खरगोश नाम सुना है? रैबिट कहते हैं जिसको इंग्लिश में, खरगोश, ये अपना ही मल खा कर के जीवित रहता है। जो खरगोश बेचता है ना, वो बेचने वाला आपसे बताता है, इसके जो मल है इसको बाहर मत फेंकिएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना ही मल खा कर के जीवित रहता है। ऐसा क्यों करता है ये? अपना ही मल क्यों खाता है? क्योंकि साथियों, इसकी आहार नाल तो लंबी खूब होती है, लेकिन क्या है, जब तक इसका जो ग्लूकोज़ बनता है उसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, वसा खा रहे हो, इसका कोई ना कोई अंतिम उत्पाद है। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद बनता है ग्लूकोज़, ठीक है? वही हमारी बॉडी के जो ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर जा करके वो किसके अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से बर्न होगा, फिर हमें हीट से एनर्जी मिलेगी, ठीक है? ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से इनका जो ग्लूकोज़ बनता है ना खरगोश के अंदर, वो उसके मल के अंदर बनता है। फिर वो वापस से जब मल खाता है, फिर उसके बाद में उसकी बॉडी क्या करती है, उसको एब्ज़ॉर्ब करती है, यानी उसका अवशोषण कर लेती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसलिए क्या करता है खरगोश अपना ही मल खाता है। फिर दूसरों का मल खाने वाला कौन-सा जानवर है? तो सूअर। जो पिग होता है, वो दूसरों का मल खा कर के जीवित रहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान है, ठीक है? परपोषी, परपोषी के अंदर कौन-सी चीज़ आ जाती है? पैरासाइट, ऐसे जीव इसके अंदर ऐसे जीव जो दूसरों पैरासाइट की बात करते हैं। पैरासाइट के अंदर कौन से जीव आ जाते हैं? तो आप लोगों को पता है आपके सर के अंदर अगर जूं है, वो क्या करती है? आपका तो नुकसान करेगी, आपका ब्लड चूसेगी, लेकिन उसका क्या हो रहा है फ़ायदा, ठीक है? इसके अंदर एग्ज़ाम्पल के रूप में क्या लोगे? अमरबेल, कस्क्यूटा कहते हैं जिसको इंग्लिश में अमरबेल। आप लोगों ने देखी कभी अमरबेल? अमरबेल कैसी होती है साथियों? आप लोगों ने कभी किसी पौधे के ऊपर एक सेवइयाँ टाइप की कुछ जो येलो कलर की होती हैं, वो पौधे के चारों ओर लिपटी हुई देखी होगी। क्या करती है? उस पौधे का तो विकास रोक देती है, लेकिन वो अपना विकास कर लेती है। उसको क्या कहते हैं? कस्क्यूटा अमरबेल कहते हैं। ये एक पैरासाइट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ है, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, नरभक्षी, मलभोजी और परपोषी, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन के अंदर हमने कितनी बातें कर ली? शाकाहारियों के बारे में बात कर ली, मांसाहारियों के बारे में बात कर ली, सर्वाहारियों के बारे में बात कर ली, ठीक है। नंबर 4 पे हमने किसके बारे में बात की? नरभक्षक जो अपनी ही जाति के जीवों को खाते हैं। नंबर 5 के अंदर हमने बात की मलभोजी के बारे में, नंबर 6 पे पैरासाइट के बारे में बातें कर ली। चलिए, हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे आ जाइए। हमें किसको पढ़ना है इसमें से? हमें पढ़ना है सिर्फ मानव को। किसको पढ़ना है? हमें पढ़ना है मानव को, किसको पढ़ना है? मानव के अंदर पढ़ना है। मानव किस प्रकार से पोषण करता है, डाइजेशन करता है, उसके बारे में हमें किसके अंदर पढ़ना है? तो इसी के अंदर हम लोग पढ़ना है। चलिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन मानव में पोषण, वो किस प्रकार से होता है? वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। कुछ अर्जेंट वर्क काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मानव पोषण। मानव के अंदर किस प्रकार से पोषण होता है, उसके बारे में तमाम बातें करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।